हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विषय पर अपने जानकारी लेकर आए हैं, जिसके बारे में इंटरनेट पे बिल्कुल भी जानकारी उपलब्ध नहीं है या बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। और वो है ACL सर्जरी के बाद अगला 1 महीना क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि पेशेंट जब ACL सर्जरी करा के घर पहुँचता है तो उसके दिमाग में कई तरह के सवाल रहते हैं कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूं। इस तरह की दिक्कतों का पूरा समझाने के लिए ही हमने ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, जिस दिन आपकी ACL सर्जरी होती है उसके बाद डॉक्टर आपको कुछ एक्सरसाइज सिखाते हैं। वो एक्सरसाइज आपको घर पे करनी होती है। ये जो एक्सरसाइज आपको सिखाई जाती है दोस्तों, ये एक्सरसाइज आप हमसे वीडियो के माध्यम से मंगा सकते हैं और इन एक्सरसाइज को घर पर अगले दिन से ही करना स्टार्ट कर दिया जाता है। उसके अलावा आपको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। ये दवाइयाँ होती हैं 4 तरह की दवाइयाँ। एक इसमें होती है एंटीबायोटिक, एक होती है इसमें पेन किलर, एक होती है इसमें एसिडिटी की दवाई और एक होती है B कॉम्प्लेक्स। ये चारों दवाइयाँ मिनिमम ये 4 दवाइयाँ लगभग हम सभी पेशेंट्स को देते हैं। इन सब दवाइयों को आपको रेगुलर लेना पड़ता है। एंटीबायोटिक ज़्यादातर दिन में 2 बार लेनी पड़ती है। पेन किलर दिन में 2 या 3 बार जैसे आपके डॉक्टर ने एडवाइस की है वैसे लेनी होती है। इसी प्रकार एसिडिटी की दवाई भी लेनी होती है, क्योंकि काफ़ी बार पेन किलर या एंटीबायोटिक की वजह से पेट में एसिडिटी होने का चांस होता है। इसलिए सभी दवाइयाँ आपको जैसे भी डॉक्टर रिकमेंड करे वैसे लेनी होती है। कई बार मैंने पेशेंट्स का एक कंसर्न देखा है कि वो कहते हैं सर हमें तो दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं है, या मेरे तो कोई दर्द ही नहीं है, या मैं दवाई की आदत नहीं डालना चाहता। ये सब बातें आपकी कहना बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑपरेशन के बाद 15 दिन तक आपको इन्फेक्शन ना हो, आपको बहुत ज़्यादा दर्द या सूजन ना हो, इसलिए ये दवाइयाँ लेना बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा, किसी भी हालत में जो आपके डिस्चार्ज पेपर पे आपको दवाई दी गई है उन्हें डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल भी बंद ना करें। अपनी मर्ज़ी से आप अपने आप को ट्रीटमेंट करने का कोशिश ना करें। ये नहीं कि डॉक्टर ने 2 पेन किलर दी थी, मुझे उसकी डोज़ हाई लगी तो मैं एक ही लूँगा, या डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक दी थी लेकिन मेरे को ज़रूरत महसूस नहीं हुई इसलिए मैंने ली नहीं। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट आती है वो है एक्सरसाइज़ की। जैसे आपको डॉक्टर ने बताई है एक्सरसाइज वैसे वैसे करनी चाहिए। वैसे तो हम सभी पेशेंट्स को अपने पर्सनल नंबर देते हैं और वो किसी भी वक्त हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी एक्सरसाइज को कोई देख के कोई कन्फ्यूजन है तो अपने ही लेवल पे इंटरनेट पे रिसर्च करके गलत तरीके से आप एक्सरसाइज बिल्कुल मत करें। लिगामेंट की जो चोट है दोस्तों बहुत ही सेंसिटिव होती है और उसका जो इलाज होता है वो बहुत ही पर्सनलाइज होता है। हो सकता है एक कसरत जो आपको बताई गई हो और एक दूसरी कसरत जो किसी आपके फ्रेंड की सर्जरी हुई हो उसको बताई हो, उन दोनों में बहुत अंतर हो सकता है। तो इस प्रकार से कंपेयर ना करें कि मेरे फ्रेंड सो कॉल्ड XYZ को कोई कसरत बताई गई थी तो इससे उसको फ़ायदा हुआ था तो मैं भी वो कसरत चालू कर दूं, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके जो लिगामेंट में प्रॉब्लम थोड़ी डिफरेंट हो। तो ऐसे में किसी की बताई कसरत बिना डॉक्टर की सलाह के करने से आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर आपको किसी भी कसरत के बारे में कोई भी डाउट है तो आप हमारे WhatsApp ACL हेल्प प्रोग्राम से पूछ सकते हैं। जो ACL रिकवरी के बाद फर्स्ट वीक होता है उसमें से तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है वॉकर या क्रचेज़। डॉक्टर आपको चलने के लिए वॉकर या क्रचेज़ देते हैं। काफ़ी सारे डॉक्टर्स क्रचेज़ नहीं देते और पहले दिन से ही पेशेंट को फुल वजन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन 90% जो प्रोटोकॉल है वो यही सजेस्ट करती है कि शुरू के 15-20 दिन हम पैर पे जितना वज़न कम डालेंगे उतना अच्छा रहता है। उससे क्या होता है कि लिगामेंट की हीलिंग को हेल्प होने में मदद मिलती है। कभी कभी जब मेनिस्कस टियर बहुत ज़्यादा होता है तो पेशेंट को 4 से 6 वीक्स तक भी पैर पे वजन ना डालने की सलाह दी जाती है। इसी प्रकार से जो मल्टी लिगामेंट ACL, PCL, MCL और LCL के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें भी कई बार 1.5 से 2 महीने तक पैर पे वेट कम लेने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार वेट का जो लेना है पैर पर वो सबके लिए समान रूप से नहीं हो सकता। ऐसा ना करें कि भाई मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं बिना वॉकर के चल पा रहा हूँ। इस तरह से बहुत ज़्यादा अपनी पावर दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हम अपने घुटने को और भी ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। तीसरी जो क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आता है वो है नी ब्रेस से संबंधित। दोस्तों, नी ब्रेस आपके घुटने में लिगामेंट की चोट के बाद दिया जाता है और इसे 4 से 6 वीक के लिए पहनना होता है। इस नी ब्रेस की खास बात ये होती है कि नी ब्रेस आपको सोते वक्त या फिर जब आप लेटे हुए हो और पैर आपका ट्विस्ट हो रहा है तो उस वक्त किसी प्रकार के भी गलत मूवमेंट से आपको बचाता है। इसलिए शुरू में 4 से लेकर 6 हफ्ते तक नी ब्रेस पहनना बहुत ज़रूरी होता है। आप एक्सरसाइज जैसे नी बेंडिंग के वक्त नी ब्रेस को खोल सकते हैं। बेड पे जब आप लेटे हुए हैं और आप जाग रहे हैं उस वक्त नी ब्रेस को हटा सकते हैं। लेकिन चलते वक्त
और सोते वक्त हर हालत में आपको नी ब्रेस पहना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नी ब्रेस के संबंध में भी किसी प्रकार की गलतफहमी ना पालें। ये नहीं कि सर मुझे नी ब्रेस चुभ रहा था तो मैंने उसे हटा दिया और अपने आप ही उसको छोड़ दिया, क्योंकि इससे लिगामेंट के ऊपर जोर पड़ सकता है। मेरा अगला सवाल है आपके ड्रेसिंग के जख्म या वुंड के बारे में। जो ड्रेसिंग होती है वो ऑपरेशन के 2 या 3 दिन बाद एक छोटे से स्टिकर्स लगा दिए जाते हैं और उसके पश्चात वो ही ड्रेसिंग सफिशिएंट होती है। कुछ लोग उसके ऊपर गर्म पट्टी या क्रैब बैंडेज भी बांधते हैं। किसी भी हालत में जिस पैर का ऑपरेशन हुआ है उस पर किसी प्रकार के तेल की मालिश करना, कोई क्रीम लगा लेना, कोई ट्यूब लगा देना या पट्टी को हटा के देखना कि मेरा जख्म सही है कि नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको लगता है कि आपकी जो पट्टी डॉक्टर ने लगाई थी वो लूज़ हो रही है तो इमीडिएटली व्हाट्सएप पे उनसे कांटेक्ट करें, उसकी फ़ोटो उन्हें भेजें और वो हो सकता है आपको दूसरा सप्लीमेंट बताएं, आसपास से ख़रीद के आप दूसरी बैंडेज लाके उस पर चिपका सकते हैं। किसी भी हालत में डॉक्टर की सलाह के बिना अपनी बैंडेज को उतारना या उसकी ड्रेसिंग खुद ही करने की कोशिश करना या आसपास से किसी लोकल कंपाउंडर से बुला के करना, इसकी सजेशन मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। इससे इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है कि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में देखा गया है कि जब भी कोई सर्जरी होती है तो बहुत सारे रिलेटिव्स आपके घर आते हैं, आपसे मिलते हैं। दोस्तों, मैं रिकमेंड करूँगा कि ACL सर्जरी के बाद जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों से कम ही मिलें। वैसे भी कोरोना टाइम में इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए जाने पर जोर दिया जा रहा है। जो भी लोग बाहर से आते हैं अगर वो आपके हाथ या पैर को टच करते हैं तो इससे आपको इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है। इसलिए जो लोग आपसे मिलने आए उनके चेहरे पे मास्क लगा हुआ होना चाहिए, उनके हाथ अच्छी तरह धुले हुए होने चाहिए। कोशिश करें कि वो आपके हाथ या पैर को बिल्कुल भी टच ना करें, ठीक है। वो आपको चेक करें, आपको हिला डुला के देखें या आपके जो नियर वन है वो आपके नी ब्रेस्ट को हिलाएं। ये चीज़ मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा करने से आपको उनका इन्फेक्शन लग सकता है। अगला सवाल ये आता है कि कुछ लोगों के घर में पेट्स होते हैं। पेट्स से भी आपको इस वक्त दूरी बना के रखनी है। कम से कम 15 से 20 दिन तक आप पेट्स को अपने पास ना लें, उनको बहुत ज़्यादा टच ना करें, वरना आपको क्रॉस इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। अब आपको मैं कुछ साइन बताऊंगा जो कि इन्फेक्शन के साइन हो सकते हैं, तो इस वक्त आपको अपने डॉक्टर को तुरंत कांटेक्ट करना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि जो आपकी ड्रेसिंग है उससे बहुत सारा ब्लड निकल रहा है, बहुत सारा पानी निकल रहा है, या आपको हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, 102, 103, 104 फीवर हो रहा है, अनबीरेबल पेन हो रहा है जो आपसे कंट्रोल ही नहीं आ रहा है ना, कंटिन्यूस हाई डिग्री टेम्परेचर, यानी कि 100 डिग्री तक टेम्परेचर में तो कोई सीरियसनेस नहीं है, लेकिन अगर आपका टेम्परेचर 100 डिग्री से 101, 102, 103 जा रहा है तो ये सीरियस इशू हो सकता है। ऐसे में तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें या हमारे व्हाट्सएप ACL हेल्प प्रोग्राम की आप मदद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ड्रेसिंग में से ब्लड निकल रहा है या कोई डिस्चार्ज निकल रहा है तो ये भी एक इन्फेक्शन का रीज़न या लक्षण हो सकता है। ऐसे में बिना देरी किए अपने लेवल पे ड्रेसिंग करने की कोशिश बिल्कुल ना करें और तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। जो अगला इम्पोर्टेंट सवाल जो लोग हमसे पूछते हैं वो ये कहते हैं कि सर 10 से 15 दिन हो गए हैं, लेकिन मैंने अपने दोस्त को देखा था उसका पूरा घुटना मुड़ गया था, मेरा घुटना मुड़ा ही नहीं है, या 10% मुड़ रहा है, या पहले मुड़ गया था और अब मुड़ना बंद हो गया है। तो इस प्रकार की जो स्टेजेस हैं दोस्तों वो ACL सर्जरी में आती रहती हैं। पहला 1 महीना काफ़ी डिप्रेसिंग सा हो सकता है, आपको फ्रस्ट्रेशन फील हो सकती है कि जिस रफ्तार से आपने रिकवरी की सोची थी उतनी नहीं हो रही। ऐसे में आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं, हमारा मोरल सपोर्ट आपके पास हमेशा रहेगा। नी की जो सर्जरी है और उसकी रिकवरी है उसमें हर आदमी की बॉडी अपने आप में यूनिक होती है। नी की जो रिकवरी है फर्स्ट वीक में या फर्स्ट मंथ में, उसमें हम किसी और से कंपेयर करें ऐसा उचित नहीं होता। हो सकता है कि आप जिससे कंपेयर कर रहे हो उसकी बॉडी में अलग तरह की इंजरी हो या उसकी रिकवरी फास्ट हुई हो। ऐसे में डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। सूनर और लेसर, मेरा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि 4 से 5 हज़ार केसेस करने के बाद कि कुछ लोगों का घुटना 4 वीक में मुड़ता है, कुछ का 6 वीक में मुड़ता है और कुछ का 8 वीक्स में मुड़ता है। तो घुटने की बेंडिंग को लेकर किसी प्रकार से फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ लोग वॉकर को 15 दिन में छोड़ पाते हैं और कुछ लोग 20-25 दिन तक नहीं छोड़ पाते। तो ऐसे में भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ये मानता हूँ कि ACL सर्जरी के बाद 15 से 20 दिन बाद एक डिप्रेसिंग फेज आती है जिसमें आदमी को थोड़ा फ्रस्ट्रेशन सा फील होना लगता है, क्योंकि वो बाहर के लोगों से मिल नहीं पाता और बाहर नहीं जा पाता। ऐसे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक टेम्पररी फेज है और 1 से 1.5 महीने बाद आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। ऐसे में डॉक्टर का पेशेंट से कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमारे यहाँ की खास बात यही है कि हम डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप पे बहुत जोर देते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन प्रोग्राम के द्वारा किसी भी वक्त जब आप लो फील कर रहे हैं हमसे बात कर सकते हैं, अपने छोटे मोटे डाउट दूर कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन जो आता है वो है नहाने धोने के बारे में कि सर क्या मैं अपनी ड्रेसिंग को गीला कर सकता हूँ। तो ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। शुरू के 15 से 20 दिन तक टाँकों पे पानी लगना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इससे इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है। तो अपने जो पैर ऑपरेशन किया है उसके ऊपर प्लास्टिक का थैली लपेट कर ही आप पानी लगाएं, ताकि जख्म के आसपास पानी ना लगे, आपकी ड्रेसिंग गंदी ना हो। जो कपड़े हैं वो भी साफ़ पहने, हर तरह के इन्फेक्शन से बचने की कोशिश करें। जो खाना है बाहर का खाना कम खा के न्यूट्रिशनल फूड लें। विटामिन सप्लीमेंट्स और बी कॉम्प्लेक्स जैसे डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किए हैं वो सब आप रेगुलर लें। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपके प्लानिंग से अलग हो रही है तो मन में सोच रखने के बजाय निसंकोच आप अपने डॉक्टर को इमीडिएट कॉल करके उससे वो कंसर्न पूछ सकते हैं। कुछ लोगों के बाद ये प्रॉब्लम भी आती है कि उनके नी में बहुत तेज़ स्वेलिंग आ जाती है। थाई के इस आसपास के एरिया में, नी के आसपास या नीचे की साइड आपको स्वेलिंग महसूस होती है। दोस्तों स्वेलिंग एक अच्छा साइन है अगर वो एक लिमिटेड मात्रा में आती है। होता क्या है कि जब भी हमारे पैर में कोई चोट लगती है तो हमारे ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि इस एरिया को ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत है। तो ऐसे में जो हमारा जो पैर है जिसका ऑपरेशन हुआ है, ब्रेन उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डालने की कोशिश करता है। जब कम हिस्से में ज़्यादा ब्लड की सप्लाई होती है तो वो एरिया गर्म लग सकता है या फूला हुआ लग सकता है। तो स्वेलिंग से जो शुरू के 15-20 दिन या 1-1.5 महीने स्वेलिंग रहती है, इससे आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। फिर भी अगर आपको कुछ कंसर्न है तो आप फ़ोटो भेज के व्हाट्सएप द्वारा हमें उससे अवगत करा सकते हैं। पर 99% जो स्वेलिंग ACL के बाद होती है वो 2 से 3 महीने में धीरे धीरे चली जाती है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूसरा ये भी पूछा जाता है कि मेरे शिन के अलोंग बहुत तेज़ पेन हो रहा है। शिन वो एरिया होता है दोस्तों जो घुटने के नीचे की साइड वाला एरिया होता है, या काफ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो जनरली ये पेन इसलिए होता है क्योंकि नी ब्रेस्ट में आपका पैर लगा रहता है, कंफर्टेबली करवट नहीं ले पाते, तो ऐसा पेन होना सामान्य है। ऐसे में आप कोई भी पेन किलर ले सकते हैं जो कि डॉक्टर ने आपको सजेस्ट की है। इंटरनेट पर बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई आपको नहीं लेनी है। आइसिंग आपको हेल्प कर सकती है, आप अपने पैर पे और नीचे टांग पे आइस लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में आपको कोई मसाज नहीं करना है। किसी प्रकार की गर्म पानी की सिकाई डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करनी है। कोई भी तेल या ऑइंटमेंट लगाना या मसाज करना घुटने को नुकसान पहुंचा सकता है। इन बातों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। काफ़ी लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि जो हमारा जो इंसिजन या कट लगाया गया है उसके नीचे के एरिया में काफ़ी एरिया सुन्न हो गया है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ACL की सर्जरी के वक्त कुछ क्यूटेनियस नर्व्स जिन्हें कहते हैं, जो हमारे घुटने के आसपास सप्लाई करती है, उनको छोटा मोटा चोट पहुंचता ही है। तो ऐसे में एक टेम्परेरी एरिया, घुटने के नीचे वाला एरिया सुन्न हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे 2 से 3 महीने में ये सुन्ननेस 4 से 5 महीने में चली जाती है। ये कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आपको किसी प्रकार की चिंता की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको कंसर्न है तो आप हमारे ऑनलाइन हेल्प प्रोग्राम की मदद ले सकते हैं। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि सर मैं कब स्मोकिंग चालू कर सकता हूं, या कब मैं अपने BP, शुगर इनकी गोली ले सकता हूं। तो दोस्तों ऑपरेशन की हीलिंग के दौरान आपका डायबिटीज़ और BP का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। आप इंश्योर करें कि अपने डायबिटीज़, BP, थायराइड, स्लीप के लिए अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं तो वो दवाइयाँ रेगुलर लेते रहें। ACL हीलिंग के अंदर स्मोकिंग बहुत ही गलत नुकसान पहुँचा सकती है। एल्कोहलिज्म को भी मैं प्रमोट नहीं करूँगा। तो अगर आप ड्रिंक या एल्कोहल लेते हैं या फिर आप स्मोकिंग करते हैं तो इनिशियली 3 से 4 महीने अगर आप इसे अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। इससे आपकी जो हीलिंग है वो बहुत ही फास्ट होएगी। 1.5 महीने बाद आप नी ब्रेस छोड़ सकते हैं और उसके बाद बिना ब्रेस के आप थोड़ा बहुत चलना स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली हम 4 व्हीलर ड्राइव की जो सलाह है वो 2 से 3 महीने बाद ही देते हैं, क्योंकि अचानक से पैर को शिफ्ट करने में आपके लिगामेंट में चोट लग सकती है। लेकिन आप 2 महीने बाद आराम से अपना 4 व्हीलर ड्राइविंग स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ तक 2 व्हीलर ड्राइविंग की बात है दोस्तों, वैसे तो ड्राइविंग करने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमें हमेशा ये भय रहता है क्योंकि आपका एक पैर अभी वीक है, मस्कुलर वीकनेस है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उस पर पूरा जोर आ जाए और लिगामेंट पे कोई डैमेज पहुंचे। तो मैं आपको अपनी पर्सनल सलाह ये दूंगा कि 4 महीने तक आप 2 व्हीलर ड्राइवर को जहाँ तक हो सके 2 व्हीलर ड्राइविंग को अवॉइड करें, चाहे आपको खुद बैठना हो या पीछे बैठना हो, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगला क्वेश्चन आता है सीढ़ियों के बारे में। दोस्तों जनरली 15 से 20 दिन बाद आप सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके मेनिस्कस रिपेयर हुई है तो आपके डॉक्टर हो सकता है कुछ दिनों के लिए आपको सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए मना करें। तो जैसे ही आपके डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं उस हिसाब से आपको सीढ़ियाँ चढ़ने को चूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों ये सब हमने जानकारी दी है ACL के इम्पोर्टेंट फर्स्ट मंथ के बारे में। मैंने ज़्यादातर टॉपिकों को कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में ACL की फर्स्ट वीक हीलिंग के बारे में, फर्स्ट मंथ की हीलिंग के बारे में कोई और सवाल है तो आप निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको इस सवाल को व्हाट्सएप कंसल्टेशन के द्वारा जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले में उपलब्ध है। अगली बार
ACL की इसी तरह की किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम दोबारा आएंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय।